नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित अंजो दीदी का नाटक का वाचन कर रहे हैं। अंक 1 का वाचन हो चुका है। पिछले की कक्षाओं में आप जाके देख सकते हैं। दूसरे अंक का भी एक कक्षा का वाचन हो चुका है, जहाँ पे श्रीपत, ओमी, अनीमा, नीरज सभी बात कर रहे हैं। अनीमा के कथन से हमें आगे वाचन करना था। अनीमा, आप भी खूब आदमी हैं। श्रीपत, अरे अन्नो, मेरे सामने तो अंजू दीदी और जीजा जी की घरेलू जिंदगी घूम गई, और कसम भगवान की मैं सिर पर पांव रखकर भागा। अच्छा भला काम चल गया था बम्बई में, पर मैंने उसका मुंह छोड़ा और कलकत्ता जाकर ही दम लिया। नीरज, लेकिन जब आपने अपनी आदत बदल ही डाली थी तो? श्रीपत, आदत तो बदल डाली थी, पर मेरी उस गंदगी और फक्कड़पने का जिक्र करते हुए उन देवी जी ने कुछ ऐसा मुंह बनाया और उनकी आंखों में घृणा का कुछ ऐसा भाव दिखाई दिया कि मेरी तो रीढ़ की हड्डी तक ठंडक की लहर दौड़ गई। मैं जान गया कि उनकी वह सफाई कहाँ जाकर खत्म होगी। नीरज जोर से ठहाका लगाता है। उम्मी, आप मम्मी की सफाई के स्वभाव की हंसी उड़ाते हैं, पर आप स्वयं मानते हैं कि वही गंदगी आपको दूसरों में बुरी लगती थी। श्रीपत, मैं सफाई की हंसी नहीं उड़ाता, पर यह सफाई जहाँ जाकर खत्म होती है उस सनक से डरता हूँ। ओमी, बिना सनक के कभी सफाई रह ही नहीं सकती। जरा ढील दीजिए, सफाई खत्म। अच्छी आदत के लिए कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। मम्मी कहा करती थी कि घर इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि उससे सफाई की गंध आए। जिनकी नाक को इस गंध की आदत है, वे गंदगी कैसे सहन कर सकते हैं। आप कुछ दिन उन श्रीमती जी के साथ रहते तो आपकी जिंदगी सुधर जाती। श्रीपत ठहाका लगाता है, तुम अंजो ही का दूसरा रूप हो, पर भाई हम उस गंध से वंचित ही भले। ऐसी सफाई भी क्या जो जी का जंजाल बन जाए। पाँव खाने की मेज पर रख लेता है। ओमी कोने में पड़ी एक तिपाई उसके आगे रख देती है। पाँव आप इस पर टिका लीजिए। श्रीपत ठहाका मारते हुए उस पर पाँव टिका देता है। मैंने गलत कहा, तुम अंजू दीदी से एक कदम आगे हो। तुम्हें किसी अस्पताल में मैट्रन होना चाहिए। याद रखिएगा, अंजू दीदी को लेफ्टिनेंट होना चाहता था, और ओमी को वो अस्पताल की मैट्रन बनाना चाहता है। होना मतलब उनके स्वभाव से बोलता है कि तुम्हें वैसा होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। ओमी, इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद। श्रीपत और नीरज दोनों ठहाका मारकर हंसते हैं। एक चपरासी आता है। चपरासी पर्दे के बाहर बैठक से, जय हिंद सरकार। श्रीपत उठकर जज साहब के कमरे में जाता है। नीरज बैठक में आता है। नीरज, क्या बात है? चपरासी, परेड की शरणार्थी कैंप में दंगा हो गया है। बड़े साहब ने आपको अभी वहां जाने के लिए कहा है। नीरज, लो यह दिन भी गया, और मैं नीलम को क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों की जीवनियाँ सुनाना चाहता था। चपरासी से, ठीक है साहब को बोल दो ना, हम अभी जा रहे हैं। चपरासी चला जाता है। उम्मी उसके पीछे आते हुए, क्रिकेट खेला कर आप उसे बिगाड़ देंगे। क्रिकेट खिलवा कर आप उसे बिगाड़ देंगे। ओमी कहती है, मैंने कई बार कहा है कि उसके पढ़ने के समय आप क्रिकेट ना ले बैठा कीजिए लिखा हुआ, ना ले बैठा कीजिए। नीरज, मैंने आज ही उसके लिए नया बैट और विकेटें मंगवाई हैं। ओमी, बेटे विकेटें लेकर वह करेगा क्या? उसे शौक भी हो खेलने का। नीरज, शौक उसे हो अगर तुम उसे डराती न रहो। मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि मैं उसका IAS और YAS बनना पसंद नहीं करता। वह गेंदबाज बनेगा, बल्लेबाज बनेगा, क्रिकेट का कप्तान बनेगा। जब वह देश विदेश में अपने नाम का डंका बजा कर आएगा तो तुम खुशी से फूली ना समाओगी और मुझे धन्यवाद दोगी कि मैंने उसे क्रिकेट खेलना सिखाया। चलने को तैयार होता है। ओमी उसके पीछे जाते हुए, चले कहाँ? नाश्ता तो पूरा करते जाइए, फिर जाने कब आते हैं वहाँ से। नीरज, कर तो लिया नाश्ता। ओमी, कर लिया? दलिए को तो हाथ तक नहीं लगाया। चलिए चलिए पूरा नाश्ता कर लीजिए, फिर चाहे सारा दिन शरणार्थियों के साथ जाकर माथा फोड़िए। नीरज वापस आकर जल्दी जल्दी दलिए के कुछ चमचे प्लेट में डालकर खाता है। श्रीपत जज साहब के कमरे से तेज आता है। श्रीपत, जीजाजी तो सैर को चले गए। मैंने सोचा उनके साथ बैठकर चाय का एक प्याला पिएंगे और गप लगाएंगे। कुर्सी पर बैठ जाता है और इस बार टांगे मेज की दूसरी ओर रख लेता है। ओमी वही तिपाई उसके पीछे से घुमाकर दूसरी ओर रखते हुए, पापा चाय पी चुके हैं, आप नाश्ता कर चुके हैं।
तिपाई को देखकर श्रीपत अचकचा कर पैर नीचे करके उठता है। ओमी मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म करते हुए तिपाई रख देती है। श्रीपत, तुम्हें तो बेटी सचमुच किसी बड़े सरकारी अस्पताल में मैट्रन नहीं चीफ मैट्रन हो जाना चाहिए। हंसते हुए बैठता है और पाँव तिपाई पर रख देता है। नीरज दलिया खत्म कर प्याले से, जो ओमी ने इस बीच में बना दिया है, दो एक घूंट भर के उसे रखते हुए, अच्छा मामा जी, मुझे तो क्षमा कीजिए, मैं शरणार्थी कैंप जा रहा हूँ, वहाँ शायद दंगा हो गया है। आप आज तो हैं, शाम को मिलेंगे और चल देता है। ओमी उसके पीछे जाते हुए, आप कपड़े तो बदलते जाइए, इन्हीं कपड़ों में क्या बाहर चले जाएंगे? नीरज बैठक में, अरे क्या है इन कपड़ों में? माफ़ी चाहती हूँ। अरे क्या है इन कपड़ों में? ओमी बैठक में, नहीं नहीं, सूट पहन कर जाइए, निक्कर कमीज में तो आप लोफर लगते हैं, अफसर नहीं। दोनों बैठक से निकल जाते हैं। श्रीपत एक ठहाका लगाता है। श्रीपत, अंजू दीदी की दाद देता हूँ। एन मैन अपनी मूर्ति छोड़ गई है, पलट कर कहा, कहो अन्नो, मेरी ही तरह रही या किसी मोटे पक्के खूंटे से बंध गई? हंसता है, शकल से तो जरा भी नहीं लगता कि बंधी हो। अनिमा, 20 बरस पहले जो आप सिखा गए कि शादी के सपने देखने में ही मजा है, सो अभी तक सपने देख रही हूँ। आपने तो बातों में कुछ खाया ही नहीं, अन्नो कह रही है। एक आध टोस्ट या 2-4 चम्मच दलिया लीजिए ना। श्रीपत, यह मालूम होता कि अंजू दीदी के बाद भी इस घर में ठीक 8 बजे नाश्ता बन जाता है तो खाकर ना आता, पर अब तो। अनिमा, तो भी एक गरम प्याला चाय तो लीजिए। उठती है और जाकर पर्दे के पीछे नौकरानी को आवाज़ देती है। अनिमा, मुन्नी मुन्नी। मुन्नी दरवाजे से झांकती है। जी मौसी जी। अनिमा, गर्म पानी तो रखा है ना? मुन्नी, जी मौसी जी। अनिमा, 2 कप गरम गरम चाय और ला। मुन्नी, जी अच्छा। आकर केतली उठाकर ले जाती है। अन्नो अपनी जगह बैठ जाती है और एक टोस्ट पर मक्खन लगाती है। अनिमा, 20 साल बाद आज भेंट हुई आपसे, जबकि मेरा ख्याल था कि कभी ना होगी। श्रीपत कहता है, मैं घुमक्कड़ आदमी अन्नो, कभी एक जगह टिक कर नहीं रहा। अनिमा, अंजू की मृत्यु के दिन ही मैं यही थी। ख्याल था कि आप शायद आपके तमाम पतों पर तार गए, पर उनका उत्तर 1.5-2 महीने बाद फ्रांस से आया। श्रीपत, यूरोप की सैर का शौक था। याद रखिएगा कि जब अनिमा की मृत्यु हुई थी उसके 2 महीने बाद फ्रांस से उत्तर आया था। श्रीपत, यूरोप की सैर का शौक था। जमींदारी खत्म करना कांग्रेस के उद्देश्य का एक हिस्सा था, सो मैंने सोचा कि उससे पहले यूरोप हो आऊं। अनिमा, मैं भी यूरोप गई थी। श्रीपत, क्या? अनिमा कहती है, मैं भी यूरोप गई थी। श्रीपत कहता है, सच? अनिमा, लेकिन जहाँ जहाँ गई आप वहाँ से पहले ही जा चुके थे। श्रीपत, मुझे पता होता कि तुम मुझे छूने की कोशिश में हो तो मैं रुक जाता और तुम्हें पकड़ाई दे जाता। अनिमा, लज्जारून, नहीं, छूने की बात नहीं, पर सोचती थी शायद कहीं अचानक मिल जाए। श्रीपत रोमानी अंदाज में, जैसे 20 वर्ष पहले और आज इसी कमरे में। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर सहसा श्रीपत हंस देता है। मुन्नी टी पॉट लिए हुए आती है। श्रीपत, कहो मुन्नी, कैसी हो? मुन्नी लजाकर, आपकी कृपा है सरकार। श्रीपत, सो यहीं हो? मुन्नी, जी सरकार। श्रीपत, अभी भरा नहीं मन यहाँ से? चलो तुम्हें कुछ बाहर की दुनिया भी दिखा लाएं। मुन्नी, मालकिन सौंप गई हैं यह सब हमें सरकार। मालिक और उनके बच्चों की सेवा में प्राण निकले, अब तो यही मनाते हैं सरकार। चली जाती है। श्रीपत अंजू के चित्र की ओर देखता है। श्रीपत, मान गए भाई अंजू दीदी तुम्हारे जादू को। ओमी आती है। ओमी, मामा जी, यह बिस्तर और सूटकेस आपका ही था ना, बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर? श्रीपत, हाँ। ओमी, आपने चपरासी से कहा क्यों नहीं कि बिस्तर और सूटकेस उठा दे? श्रीपत, राधु को मैंने आवाजें दी, फिर सोचा कि शायद राधु यहाँ नहीं है। ओमी, अटैची और बिस्तर आपका गेस्ट रूम में पहुंचा दिया है। बिस्तर की चादरें मैली थी, धोबी को भिजवा दी है, नाइट सूट भी भिजवा दिया है, लेकिन पलंग पर बिस्तर आपको नया धुला मिलेगा। और किसी चीज की जरूरत हो तो राधु से कह दीजिएगा, उसकी ड्यूटी लगा दूंगी। जैसे आई थी चली जाती है, फिर बैठक से मुड़ती है। ओमी, नाश्ता हो गया हो मौसी? तो जरा मेरे कमरे में आओ, खन्ना के यहाँ से आदमी कुछ साड़ियाँ लाया है, चुनने में मेरी तनिक मदद करो। अनिमा, अभी आती हूँ। श्रीपत, और मैं आज ही जाने की सोच रहा था। अनिमा, आज ही क्यों?
श्रीपत लगता है मैं यहाँ रहा तो फिर पहले जैसा फक्कड़ हो जाऊंगा। अनिमा क्यों? श्रीपत इन सब में मेरा जी उलझता है। अनिमा अरमान भरे स्वर में, पहले जब आए थे तो कुछ ही घंटों में चले गए थे, अब आए हैं तो अब जाने की सोच रहे हैं। श्रीपत हंसकर, बहिया में जिंदगी की बहे जा रहे हैं हम, मुड़ने की बात दूर है, रुकने का बस नहीं। जरा जीजा जी से मिलना चाहता था, पर देखता हूँ उनका कमरा किसी सन्यासी का कमरा दिखाई देता है, कुछ ऐसा भय का आभास मिलता है वहाँ। अनिमा सन्यासियों में और उनमें कोई अंतर नहीं। श्रीपत पर वे तो सन्यासी नहीं थे। अनिमा अंजू की मौत ने उन्हें सन्यासी बना दिया। अब ना वे सिगरेट पीते हैं ना शराब, समय से उठते हैं, समय पर नाश्ता लेते हैं, समय पर सैर को जाते हैं, सोने जागने पढ़ने लिखने हाईकोर्ट और घर, सैर और संध्या वंदन उसके उनके समय पर का पल पल बंधा है। अपने कमरे के अतिरिक्त घर के किसी हिस्से में वे नहीं जाते, इधर तो महीनों नहीं झाँकते। श्रीपत चकित, पर क्यों? क्या यह जज बनने का असर है? अनिमा नहीं, अंजू की मौत का। अब वे सब कुछ उसी तरह करते हैं जैसे अंजू आज भी जीती है। श्रीपत अंजू की मौत का इससे क्या संबंध? अनिमा वे ना उतनी शराब पीते ना अंजू जहर खाती। श्रीपत तो क्या अंजू ने जहर खा लिया था? मैंने तो सुना था कि बेहोशी में उसके प्राण निकल गए। अनिमा अचानक जबान को दांतों में लेती है, हाय मेरे मुंह से क्या निकल गया? अनुनय के स्वर में, पर किसी से कहिएगा नहीं, मेरे सिवा किसी को भी इस बात का पता नहीं। अंजू दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की थी। श्रीपत आत्महत्या? अनिमा और भी धीमे स्वर में, बात यह है कि जीजाजी पीने लगे थे बरसों पहले जब आप आए थे और वे आपको स्टेशन पर छोड़कर लौटे थे तो नशे में धुत थे। श्रीपत हंसते हुए, मैं जानता हूँ। अनिमा उस रात जबरदस्त झगड़ा हुआ था और अंजू को पहला दौरा पड़ा था, फिर इधर जीजाजी की मद्यपता बढ़ती गई, उधर अंजू दीदी के दौरे। श्रीपत मुझे मालूम है। अनिमा उन्हीं दौरों के डर से वे छिपकर कचहरी ही में पीने लगे थे, पर अंजू को इस बात का पता न था। एक दिन जब एक दौरे में अंजू की जान पर आ बनी तो जीजाजी ने घोषणा की कि वे अब कभी शराब न पिएंगे। बोतले गिलास सब जगह तोड़ दिए और फिर कभी शराब को ना छूने का प्रण किया। अंजू आश्वस्त हो गई और स्वस्थ भी, पर तभी अचानक एक दिन उसे पता चला कि शराब तो उन्होंने एक दिन को भी नहीं ना छोड़ी थी, रोज पीते थे, कचहरी ही में उसका प्रबंध कर रखा था उन्होंने। उस दिन घर में जो भयानक झगड़ा हुआ उसकी याद में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात अंजू को बड़े बड़े जोरों का दौरा पड़ा। जब डॉक्टर दवाई दे गया और लगा कि उसे आराम है तो उसने मन में उद्भ्रांत दशा में जहर खा लिया। उसके तकिए के नीचे से 2 चिट्ठियां निकली, एक जीजाजी के नाम, दूसरी मेरे। जीजाजी को उसने लिखा, मैं मर रही हूँ, अब आप शौक से पीजिए, दिन रात पीजिए, मैं आपको तंग करने ना आऊंगी, मैं ही आपके रास्ते का कांटा थी। आशा है आपका जीवन अब निष्कंटक बीतेगा। श्रीपत मॉर्बिड? अंजू दीदी सख्त मॉर्बिड थी। अनिमा मेरे नाम चिट्ठी में उसने लिखा था, एक बार की लगी यह छूटती नहीं। इस 10-15 वर्षों में जिंदगी नरक बन गई है। शराबी पति के साथ जिंदगी की बाकी दिन गुजारना मेरे लिए असंभव है। मैं जहर खा रही हूँ, रोज की कलह से उन्हें और मुझे दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। पर तुम किसी से यह ना कहना, मेरा शरीर चीरा फाड़ा जाए मुझे पसंद नहीं। घोषणा कर देना कि फिट ही में अंजू की जान निकल गई और अपने जीजाजी को शर्म दिलाना कि देखिए आपकी शराब नोशी का क्या दुष्परिणाम निकला, और मैंने जीजाजी को शर्म दिलाने में अंजू की अंतिम इच्छा पूरी कर दी। लेकिन इस घटना का मुझ पर ऐसा असर पड़ा कि मैं यहाँ से जाने के बाद यूरोप के दौरे पर निकल गई। श्रीपत अंजू मॉर्बिड थी, मॉर्बिड और जालिम, खुद मरी, जीजाजी को भी मार गई। ओमी बैठक में क्षण भर झाँक कर आवाज देती है, मौसी जरा इधर आना। अनिमा आई। ओमी गायब हो जाती है, अन्नो भी उसके पीछे चली जाती है। श्रीपत पाँव फिर मेज पर रख लेता है और गुनगुनाता है, श्रीपत यह दस्तूरे जुबाबंदी है कैसी तेरी महफिल में? यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। अपने कमरे से नीलम निकलता है, पतला दुबला गोरा चिट्टा बालक, माथे पर बालों के लट बेपरवाही से बिखरी, हाथ में कलम है। नीलम मामा जी मुझे डिस्टर्ब न कीजिए। श्रीपत अचकचा कर टांगे नीचे करते हुए, तुम कौन हो मियाँ? क्या नाम है तुम्हारा? नीलम मेरा नाम नीलम है, मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब का लड़का हूँ। श्रीपत नीरज का? हंसते हुए उठकर उसे बाहों में उठा लेता है, तो बेटे मैं तुम्हारा मामा नहीं दादा हूँ। तुम क्या कर रहे थे जो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? नीलम मैं पढ़ रहा था दादाजी। श्रीपत क्या पढ़कर क्या बनोगे? नीलम
मम्मी कहती है कमिश्नर, पापा कहते क्रिकेट का कप्तान। श्रीपत पूछता है तुम खुद क्या बनना चाहते हो? नीलम, मैं तो कवि बनना चाहता हूँ। श्रीपत ठहाका लगाता है। तुम पढ़ रहे थे या कविता कर रहे थे? नीलम, कविता कर रहा था। श्रीपत, सुनाओ तो कविता। श्रीपत उसे मेज पर खड़ा कर देता है और नीलम कविता सुनाता है। नीलम, कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूंछ मिली, गधे को लंबे कान मिले, हाथी को सूंड मिली लंबी, बुलबुल को सुंदर गान मिले। श्रीपत, तुम्हें क्या मिला? मुझको कविता करना आया, कवि का दिल, कवि के प्राण मिले। श्रीपत उसे गोद में लेते हुए, वाह रे नीलम बेटे, तू तो बड़ा होकर टैगोर के कान काटेगा। ये भी याद रखिएगा कि नीलम बड़े होकर किसके कान काटेगा? टैगोर के। रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। खूब कविता किया कर। अब के कलकत्ता पहुंचकर मैं तेरे लिए कविता की बड़ी सरल और सुंदर किताबें भेजूंगा। क्रिकेट के कप्तान और कमिश्नर कवि के सामने क्या ठहरेंगे? वे दोनों घूमते तारों की तरह चंद दिन अपनी रोशनी दिखाकर चल देते हैं। कवि ध्रुव तारे की तरह चमकता रहता है। नीलम, पर मम्मी कहती है कि यह सब पागलों का काम है। तुझे कमिश्नर बनकर जिलों जिलों पर राज करना है। कमिश्नर के बाद तू चीफ कमिश्नर, यहाँ तक कि गवर्नर बन जाएगा। और पापा कहते हैं कि तू क्रिकेट खेला कर, क्रिकेट खेलेगा तो मनकद हजारे अमरनाथ की तरह प्रसिद्ध हो जाएगा और दुनिया की सैर करेगा। वे मेरे लिए नया बैट, विकेटें और गेंदें मंगा रहे हैं। श्रीपत, तू क्या बनना चाहता है? नीलम कहता, मैं तो कवि बनना चाहता हूँ। दादाजी, आप पापा और मम्मी से कह दे कि वे मुझे कवि बनने दे। मोहन, मैंने एक कविता भेजी थी, वह छप गई है। मैंने डर के मारे किसी को दिखाई नहीं। आप कह देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। श्रीपत, हम जरूर कह देंगे। हम तुम्हारी मम्मी को समझाएंगे कि कमिश्नर एक कमिश्नरी और गवर्नर एक प्रांत पर राज्य करता है, पर कवि की हुकूमत देश विदेश तक फैलती है। और तुम्हारे पापा को समझाएंगे कि कवि क्रिकेट के खिलाड़ियों से कहीं बड़ा खिलाड़ी है और घर बैठे अपनी कल्पना के बल पर देश विदेश की सैर करता है। उसे नीचे उतारकर फिर कुर्सी पर बैठते हुए, लो अब इसी बात पर अपने दादा के लिए दिया सलाई की डिबिया लेते आओ। नीलम, अभी लाता हूँ। खाली सिगरेट उंगलियों में लिए हुए श्रीपत गाता है। श्रीपत, मथुरा में जाकर भूल गए काहन सब ब्रज की गलियों को, पर ब्रज की गलियां स्पंदित है अब भी काहन की बातों से। नीलम दिया सलाई की डिबिया लाता है। श्रीपत सिगरेट सुलगाता है और दिया सलाई वहीं फेंक देता है। नीलम, दादाजी सिगरेट नहीं पिया करते। श्रीपत हंसता है, कौन कहता है? नीलम, मम्मी कहती है। श्रीपत, वे तुम्हारे लिए कहती होगी। तुम बड़े होकर किसी के दादा बनोगे तो तुम्हें भी सिगरेट पीने की आज्ञा मिल जाएगी। उमी नीलम को आवाज देती हुई आती है। उमी, नीलम, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारे तो पढ़ने का समय है। क्या बिना पढ़े तुम कमिश्नर बनोगे? नीलम, मुझे कमिश्नर नहीं बनना मम्मी। ओमी, और क्या क्रिकेट के बेकार खिलाड़ी बनोगे? नीलम कहता है, मैं कवि बनूंगा। ओमी, चल बन लिया कवि, अपने कमरे में बैठकर पढ़, मास्टर जी आने वाले हैं। कान पकड़कर उसके कमरे की ओर ले जाती है। श्रीपत, अरे ओमी बेटी, तुम तो बच्चे का कान उमेट दोगी। ओमी, आप चुप रहिए मामा जी, आप से अभी से ऐसी बातें करेगा तो कल क्या ना करेगा। और इसकी दादी इसके कमिश्नर बनने के सपने लेती थी। दिया सलाई की तिल्ली फर्श से और डिबिया मेज से उठाती हुई चली जाती है। श्रीपत कुर्सी पर बैठ जाता है, टांगे मेज पर रख लेता है और सिगरेट का कस लगाता है। उमी आती है, तिपाई उठाकर श्रीपत के सामने रख देती है और तिनतिनाती हुई चली जाती है। श्रीपत अचकचा कर पांव तिपाई पर रख लेता है, कुछ क्षण उस तरह बैठा सिगरेट का कस लेता है, फिर पाँव मेज पर रख लेता है और कुर्सी पर पीछे को झुककर धुएं के मरगोले छत की ओर फेंकता है। एक बार ऊँघता है और एक बार गिरने गिरने को हो जाता है। अचानक उठता है, सिगरेट फर्श पर फेंककर बड़ी झुंझलाहट से मेज की चादर को गोल मोल कर एक ओर रख देता है। उछलकर मेज पर बैठता है और चादर का तकिया बनाकर जूतों समेत लेट जाता है। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य भी पहले अंक के जैसा ही है। पहले अंक का दूसरा दृश्य भी सिर्फ दृश्य दर्शाया गया था, यहाँ दूसरे अंक में भी यही किया गया है। दूसरा दृश्य है, कुछ क्षण बाद फिर पर्दा फिर उठता है। श्रीपत पूर्ववत खाने की मेज पर जूतों समेत सोया हुआ है। चादर उसके सिर का तकिया बनी हुई है। मेज क्योंकि इतनी लंबी नहीं कि वह टांगे पसार सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरे के घुटने पर है, लेकिन दोनों टांगे एक ओर की झुकी हुई हैं और अलग हुआ चाहती है। मेज के पास फर्श पर आधे सिगरेट का टुकड़ा पड़ा है। घड़ी में 12 बजे हैं। पर्दा फिर गिरता है। तीसरा दृश्य, पर्दा फिर उठता है। घड़ी में 4 बजने को है। बैठक में काउच पर बैठी ओमी स्वेटर बुन रही है। खाने के कमरे में श्रीपत
यहाँ क्या लिखा हुआ? कटा हुआ सोया हुआ है, सिर की चादर नीचे गिरी हुई है और वह टांगे लटक रही है। अनीमा उसे उठा रही है जब पर्दा फिर उठता है। अनीमा उठिए, उठिए भी। श्रीपत को तनिक कंधों से झकझोरती है और कहते थे मैंने आदत बदल डाली है। बेचारी बहू को परेशान कर दिया। उठिए, सोना है तो जाकर कमरे में पलंग पर सोइए। श्रीपत पहले हूँ करता है, फिर अंगड़ाई लेता है और उठकर बैठ जाता है। फिर इधर उधर देखता है। सिगरेट के टुकड़ों पर उसकी निगाह जम जाती है। श्रीपत, अन्नो जरा वह सिगरेट का टुकड़ा उठाना। अनीमा सिगरेट का टुकड़ा उठाकर उसके मुंह में देती है। हालांकि आपकी जेब में पूरी डिबिया होगी, उसमें से एक सुलगा लेते तो क्या बिगड़ जाता। श्रीपत, ओमी जाते जाते दिया सलाई ही उठा ले गई। अनीमा, पर मैं तो ले आई हूँ। दिया सलाई जलाकर सिगरेट सुलगा देती है। श्रीपत, अरे भाई तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें अब तक मेरी इस आदत की याद है। जोर से कस खींचता है। अनीमा, लेकिन आपने तो अपनी आदतों को बदल लिया था। श्रीपत, पर तुम्हें तो याद रखा गाता है। मथुरा में जाकर भूल गए काहन सब ब्रज की गलियों को, पर ब्रज की गलियां स्पंदित है अब भी काहन की बातों से। और ये वाला कथन दूसरी बार, ये वाला गीत जो है दूसरी बार आ गया है। एक ही गीत को श्रीपत ने 2 बार गाया है। नीलम, मामा जी आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। श्रीपत, तुम कविता बना रहे हो। नीलम, नहीं मैं गणित के प्रश्न कर रहा हूँ। श्रीपत, पर तुम्हें तो कवि बनना है ना। नीलम, मम्मी कहती है कि कवि पागल होते हैं, वे कहती थी आप भी कवि हैं। श्रीपत, और पागल है? अन्नो हंसती है। नीलम, आप 8 बजे से मेज पर सो रहे हैं, मम्मी मुझे दिखा गई है, मैं ऐसा कवि नहीं बनना चाहता हूँ। माँ से सुनी युक्तियाँ दोहराता है। टैगोर खाने की मेज पर नहीं सोते थे। और सरोजनी नायडू। श्रीपत, मेज से उछलकर उसे बाहों में लेकर चूम लेता है। मैं कवि नहीं हूँ, पर कवि मेज पर भी सोते हैं, धरती पर भी और गदेलों पर भी। यह नहीं लिखा कि मेज पर सोने वाला आदमी कवि नहीं बन सकता। फिर उसे चूमकर, पर तुम जाओ बेटे, जाकर गणित में मन लगाओ। तुम्हारा ध्यान जो इतनी जल्दी कविता से हट गया तो लगता है कि तुम्हारा ध्यान उसमें नहीं था। नीलम, दादाजी हमेशा कहते हैं हमको डिस्टर्ब ना करो, क्या उनका भी ध्यान नहीं होता? श्रीपत जोर से ठहाका लगाता है। जैसे तुम गणित के सवाल करते हुए कविता या कहानी की बात सोचते हो, इसी तरह वे भी फैसले लिखते समय लिखते लिखते तुम्हारी दादी की बात सोचने लगते हैं। ओमी बैठक से, नीलम तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अपने दादाजी को सोने दो और जाकर अपने सवाल करो, कच्ची नींद से जग जाएंगे तो परेशान होंगे। नीलम तत्काल अपने कमरे में चला जाता है। श्रीपत जोर से ठहाका लगाते और बैठक में जाते हुए, जी माफ़ी चाहती हूँ। नीलम तत्काल अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ से फिर से हम देखते हैं, नीलम तत्काल अपने कमरे में चला जाता है। श्रीपत जोर से ठहाका लगाते और बैठक में जाते हुए, कच्ची नींद से तो मुझे अन्नों ने जगा दिया। नीलम, क्या जगाएगा? घड़ी में 4 बजते हैं। ओमी झटके से उठती है। पापा के आने का समय हो गया। मुन्नी, मुन्नी नौकरानी को आवाज़ देते हुए जाती है। बाहर से उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ओमी, जज साहब के आने का समय हो गया है, पानी रख दो केतली में। श्रीपत काउच में धंस जाता है। अन्नो उसके पीछे पीछे आकर सामने के काउच पर बैठती है। अनीमा, आपने जहाँ दूसरी आदतें बदली वहाँ क्या खाने की मेज पर सोने की आदत नहीं बदली? श्रीपत, कसम ले लो जो पिछले 20 वर्षों में कभी मेज पर सोया हूँ। यहाँ आने से पहले सोचता था कि अब के जाऊँगा तो जीजाजी के साथ बैठकर गप लड़ाऊँगा, एक ही चारपाई पर उनके साथ बैठूंगा और आराम से बिस्तर पर सोऊंगा। पर यहाँ आकर पता चला कि अंजू दीदी अपना प्रतिनिधि छोड़ गई है, तो जो कुछ बातों में अंजू के भी कान काटती है, तब ना जाने क्या हुआ कि मैं फिर से वैसा का वैसा हो गया। मैं तो सच उसी क्षण चला जाता, पर एक तो जीजाजी से भेंट नहीं हुई, दूसरी रात भर का थका हुआ था, इसलिए सो गया। बाथरूम किधर है? मैं जरा मुँह हाथ धो लूँ। अनीमा कहती है, उधर नीलम के कमरे के साथ है, इधर जीजाजी के कमरे के साथ भी है। श्रीपत जाता है और नीरज का प्रवेश करता है। नीरज कोट उतारकर फेंकते हुए, लो मौसी, अब जाकर जान छूटी है उन शरणार्थियों से। अनीमा, बात क्या थी? नीरज, अब आपसे क्या कहें मौसी, कैंप की एक लड़की को शिकायत थी कि शरणार्थी अफसर ने उसे अपने घर इंटरव्यू के लिए बुलाया और छेड़खानी की। लड़की बड़े अच्छे घर की थी, तकलीफ में है। उसने अफसर के मुंह पर तमाचा मार दिया। अफसर ने उसे बदजलन कहकर कैंप से निकाल दिया। एक हंगामा मचा है, बड़ी मुश्किल से मामला सुलझाया है। अनीमा, क्या होगा? नीरज, डीएम शरणार्थी अफसर की तरक्की की सिफारिश कर रहे हैं।
अनिमा, तो क्या इस सब के बाद उनकी तरक्की होगी? नीरज, शरणार्थी उन्हें बदलवाना चाहते हैं और डीएम उनकी तरक्की कराना। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। ओमी आती है। ओमी, क्या पापा नहीं आए? नीरज की ओर देखकर, अब जाकर छुट्टी मिली आपको, कहिए खाना खाएंगे या चाय ही ठोस लेंगे? नीरज, चाय वाय को छोड़ो, बियर की कुछ बोतलें फ्रिज में रखवा दी कि नहीं? नज़ीर आता होगा। ओमी, बोतलें मैंने रख दी है, लेकिन क्या शाम को ही शुरू कर देंगे? नीरज, रात को वह खाली नहीं, अब मैंने कह दिया है, तुम प्रबंध कर दो। ओमी, मैं कहती थी कि अच्छा होता आप यहाँ ना पीते। नीरज उठकर जाता है और रेफ्रिजरेटर से बोतलें निकालता है। नीरज, क्यों, यहाँ क्यों ना पिए? बोतलें लाकर तिपाई पर रखता है। उम्मी, पहले बात तो यह है कि पापा ने इस कमरे को उसी तरह रहने दिया जैसे मम्मी के समय में था। दूसरी, मम्मी की जान इसी कारण गई। तीसरे, पापा शराब को हाथ नहीं लगाते और मैं नहीं चाहती कि उन्हें बुरा लगे। नीरज, यह तो बिल्कुल बेतुकी बात है, मैं अपने घर में मेहमान को न बुलाऊं भी नहीं। जाकर कुछ और बोतलें और बियर के मग लाता है। ओमी, यदि आप नहीं चाहते कि इस बात को लेकर लेकर यहाँ कोई दुर्घटना हो तो आप दूसरा प्रबंध कीजिए। मैंने प्रण किया है कि इस घर में सब कुछ वैसा ही होगा जैसे मम्मी के ज़माने में होता था। दोनों क्षण भर एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर नीरज आंखें हटा लेता है। नीरज, फिर तुम ही बताओ कहाँ इसका प्रबंध किया जाए? उम्मी, नज़ीर भाई के यहाँ कीजिए या उधर अपने ऑफिस में कीजिए, पर इस खाने या बैठने की जगह नहीं हो सकता। चपरासी क्रिकेट का सामान लिए प्रवेश करता है। चपरासी साहब, वृंदा स्पोर्ट्स का आदमी यह क्रिकेट का सामान दे गया है। नीरज, लाओ दिखाओ। उससे लेकर बैट का कागज ले खोलता है, उसे फर्श पर टिकाकर उसके हत्थे पर जोर देकर देखता है। नीरज, और अब एल्बम नहीं भेजा उसने? चपरासी, जी भेजा है। बगल में रखा दूसरा पार्सल नीरज की ओर बढ़ाता है। नीरज उसे खोलकर एक दो पृष्ठ उलटकर देखता है, बच्चों की तरह प्रसन्न होकर नीलम को आवाज देता है। नीरज, नीलम, नीलम। नीलम दूसरे कमरे से, जी पापा, हाथ में कलम लिए हुए भागा आता है। नीरज, तुम्हारे लिए क्रिकेट का सामान मंगाया है और देखो, इस एल्बम में क्रिकेट के सब खिलाड़ियों के चित्र, उनके नाम और काम समेत छपे हैं। चलो तुम्हें दिखाएं। मुड़ कर चपरासी से, तुम जरा नज़ीर साहब के यहाँ आ जाओ और कहो कि मुंह हाथ धोकर चले आए। एक हाथ में एल्बम लिए दूसरी नीलम के कंधे पर रखे चलने को होता है। नीलम, पापा जी, मैं तो गणित कर रहा हूँ। नीरज रुके बिना, सुबह से तुम्हारा गणित नहीं हुआ? 5 बजने को आए हैं, अब 1-2 घंटे खेलो, फिर पढ़ लेना। गधे की तरह सारा दिन पढ़ाई का बोझ ढोओगे तो गधे बन जाओगे। अम्मी, हाथ पैर सिर तुड़वा लेगा तो आपको चैन आएगा। नीरज, उसकी नहीं सुनता, चलो चलो, तुम्हें क्रिकेट के खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाएं, फिर कुछ क्षण खेलेंगे। ओमी, आप उसे निकम्मा और आवारा बनाकर दम लेंगे। नीरज, उसकी नहीं सुनता और अन्नो से कहता है, अन्नो मौसी तुम भी आओ। अनिमा, तुम ही जाओ भाई, मैं ना बैट पकड़ना जानू ना गेंद फेंकना। नीरज, तुम जरा विकेटों के पीछे खड़ी हो जाना। जोर से हंसता है और गेंद नीलम को देकर विकेटें बगल के में लिए बैट घुमाता हुआ चला जाता है। पीछे पीछे अन्नो जाती है। उम्मी, मौसी, नाक मुंह तुड़वा लोगी? अनिमा मुड़कर, अरे मैं रहूंगी तो नाक मुंह टूटने से बचे रहेंगे। हंसती हुई चली जाती है। उम्मी लंबी सांस लेकर कोने के काउच में धंस जाती है और सिलाइयां ले बैठती है। कुछ देर बाद श्री इंद्र नारायण अपने कमरे में से निकलते हैं। हालांकि शक्ल वही वकील साहब की है, पर इन 20 वर्षों ने जिनमें वे वकील से जज हो गए हैं उन्हें काफ़ी बदल दिया है। उनके शरीर ने मांस छोड़ दिया है, चेहरे पर आंखों के नीचे बड़े बड़े लोथड़े हैं, पेट भी कदरे मोटा है, चेहरे पर ताजगी नहीं। हाँ, सन्यासियों का सा वैराग्य वहाँ अवश्य विद्यमान है। कोने के अंधेरे में काउच पर बैठी ओमी को देखे बिना वे किचन की ओर के दरवाजे की तरफ बढ़कर आवाज देते हैं, मुन्नी, मुन्नी। बहू ओमी सहसा चौंक कर उठती है। ओमी, जी पापा। इंद्र नारायण, क्यों बेटी, क्या श्रीपत आया था? यह मेरे ब्लॉटिंग पैड पर उसका बड़ा सा नाम लिखा है। ओमी, जी आए थे। इंद्र, कब आया, यहाँ कहाँ है? उसी समय नीलम के कमरे से रुमाल से हाथ पोंछता हुआ श्रीपत आता है और जज साहब को देखते ही जीजाजी कहता हुआ बढ़कर उन्हें आलिंगनबद्ध कर लेता है। श्रीपत, कहिए जीजाजी, कैसे मिजाज है? ओमी उन्हें बातों में निमग्न देखकर जल्दी जल्दी बियर की बोतलें उठाने लगती है कि श्रीपत की नज़र उस पर पड़ जाती है। श्रीपत, इन्हें यहीं रहने दो बेटी। ओमी बोतलें वहीं छोड़कर चली जाती है। इंद्र उसके आलिंगन से अलग होते हुए, अरे भाई,
कब आए, कहाँ से आए, कैसे हो? श्रीपत हंसते हुए लंबी सांस भरकर, हम यायावर, हम क्या बोले? कब हाथ बढ़े, कब पांव उठे? आप अपनी कहिए। दोनों हाथों से कमर थामकर एक कदम पीछे हटकर देखता है। आखिर जज हो गए ना? पर कसम भगवान की, शक्लो सूरत से आप जज नहीं, चीफ जस्टिस मालूम होते हैं। आप हमेशा 4 कदम आगे रहे जीजाजी। इंद्र नारायण, तुम तो श्रीपत वैसे के वैसे दिखाई देते हो, तुम्हारे तो बाल तक नहीं पके। मैं तो टोपी उतार कर दिखाते हैं गंजा हो रहा हूँ। कहो किधर रहे? आज मुद्दतों बाद देखने को मिली है तुम्हारी सूरत, कहाँ कहाँ रहे? श्रीपत लंबी सांस भरकर, अरे जीजाजी यह ना पूछिए, यह पूछिए कहाँ नहीं रहे। एक जहान देख डाला इन 20 वर्षों में। आप अपनी कहिए। इंद्र, अरे भाई हमारी क्या पूछते हो? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। खोखली सी हंसी हंसते हैं श्रीपत। सुबह तो हमारी जीजाजी बस शाम को होती है, पर हम यह कोशिश करते हैं कि वह कुछ रंगीन हो जाए। उम्र तमाम हो, पर उम्र तमाम होने का खेद ना रहे। आवाज को धीमा करके तो कहिए, फिर रहे ना दिलकुशा का प्रोग्राम? इंद्र, अरे भाई मैं जज हूँ। श्रीपत, तो गेलार्ड सही। याद रखिएगा, पहला एक दिलकुशा होटल है और उसके बाद गेलार्ड है। इंद्र लंबी सांस लेते और काउच में धंसते हुए, नहीं मैंने तो मुद्दत हुई पीना छोड़ दिया। श्रीपत, पहले ही आप कौन ज्यादा पीते थे? इंद्र, नहीं मैं पीने लगा था, पर अब तौबा कर ली है। श्रीपत बोतल का काक भक से उड़ाते हुए, तो फिर आज तौबा टूट जाए। 2 मगों में डालता है, एक मग जज साहब की ओर बढ़ाता है। जिगर ने कहा, तौबा करता हूँ तोड़ने के लिए, लीजिए आज के दिन तोड़ दीजिए तौबा। इंद्र, नहीं भाई, अंजू की मौत के बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं अब कभी ना पीऊंगा ना मैं। इंद्र कहता है कि नहीं भाई, अंजू की मौत के बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं अब कभी ना पीऊंगा। ना मैं चोरी से पीने लगता, ना उसे वैसा फिट आता और ना वह मरती। श्रीपत, फिट उसको आपकी शराब नोशी पर ना आता तो किसी और बात पर आता। वह कमजोर नसों की मॉर्बिड औरत थी और नाना जी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। इंद्र, जो भी हो, उसकी चिट्ठी की वो 2 पंक्तियां सदा मेरे मन को कचोटती रही। मैंने 2 एक बार चाहा भी पर पी ना सका। श्रीपत, लेकिन आपको मालूम नहीं अंजू कितनी मॉर्बिड थी और वह अपने हट को पूरा करने के लिए क्या कुछ न कर सकती थी। किंचित धीमे स्वर में, वह फिट से नहीं मरी, उसने जहर खा लिया था। इंद्र आंखें फाड़े, क्या कहते हो? श्रीपत, मैं ठीक कहता हूँ। महज दौरे के बाद शराब आप शायद ना छोड़ते, इसलिए उसने जहर खा लिया। और आपको बताया नहीं कि आप अंतर मन में झुंझला न जाए, उसे मूर्ख या हठी समझकर इस घटना को ना भूल जाए। और जो बात वह जिंदगी में ना कर सकी, वह उसने मर के कर दिखाई। इंद्र अचानक उसे दोनों कंधों से पकड़कर झकझोरते हुए, तुम्हें किसने बताया? श्रीपत, अन्नो ने। इंद्र अंदर की ओर बढ़ते हुए उद्वेलित सरवर चिल्लाते हुए, अन्नो अन्नो। अनीमा भागी आती है। जज साहब के स्वर में कुछ ऐसी उत्तेजना, कुछ ऐसा उद्वेलन है कि ओमी भी उसके पीछे पीछे चली आती है और अन्नो के पीछे नीरज भी झांकता है और उसके पीछे नीलम भी। अनीमा, क्या बात है जया जी? इंद्र, यह श्रीपत क्या कहता है? अनीमा प्रश्न सूचक दृष्टि से देखती है। इंद्र, क्या अंजू ने जहर खाया था? अनीमा श्रीपत की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखती है। इंद्र, क्या अंजू ने जहर खाया था? अनीमा चुप। इंद्र लगभग चिल्लाकर, क्या अंजू ने जहर खाया था? अनीमा श्रीपत से, क्या आपको इसलिए बताया था कि आप सीधे जीजाजी को आकर बता दें? श्रीपत, अंजू की तिलस्म जितनी जल्दी टूट जाए अच्छा है। यह कोई जीवन जी रहे हैं जीजाजी। मम्मी, क्यों? इसमें क्या बुराई है? संयम से, नियमितता से जीवन जीना क्या बुरा है? आप क्या चाहते हैं कि यहाँ सुबह शाम बोतलें खुले, का गोड़े, शोर और धमा चौकड़ी मचे? नज़ीर बाहर के दरवाजे से हेलो कहता हुआ आता है, पर जज साहब को देखकर चुपचाप एक और खड़ा हो जाता है। श्रीपत, वह दूसरी सीमा है। यह क्या जरूरी है कि आदमी सदा सीमाओं पर चले? बीच का मार्ग क्या ठीक नहीं? ओमी, लेकिन बीच के मार्ग पर चलना क्या आसान है? बीच का मार्ग अगर रहता तो मम्मी को शायद आपत्ति ना होती। श्रीपत हंसकर, अंजू मेरी बहन थी। जितना तुम अपनी सास को जानती हो, उससे अधिक मैं अपनी बहन को जानता हूँ। ओमी व्यंग्य से, अपनी बहन भी तो आपको जानती थी। आपकी बहन भी तो आपको जानती थी। श्रीपत, अंजू मुझे जानती तो अपने हाथों अपने जीवन को यों अंत ना करती। नज़ीर, अपने हाथों? नीरज अपने कमरे से आते हुए, आप क्या कहते हैं? श्रीपत, मैं ठीक कहता हूँ। अंजू मेरी बहन थी, पर वह नाना के यहाँ पली थी। वह सख्त मॉर्बिड और जालिम थी, क्योंकि हमारे नाना मॉर्बिड और जालिम थे। वह घर को घड़ी की तरह चलाना चाहती थी, पर वह ना जानती थी कि घड़ी मशीन है।
और इंसान मशीन नहीं। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक ही का दूसरा रूप है। अंजो यदि इसे समझती तो जीजाजी को चोरी से शराब पीने और अंजो को मरने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन अंजो ने जब देखा कि वह जिंदगी में अपनी जिद पूरी नहीं कर सकती तो उसने जहर खा लिया, और जिस काम में वह जिंदगी में सफल ना हुई उसमें मर कर हो गई। इस कमरे को देखो, 5 बरस से इसमें कोई जोर से नहीं हंसा, जोर से नहीं बोला। 5 बरस से इसमें सिगरेट या शराब का एक घूंट नहीं पिया गया। 5 बरस से यह अंजो की सनक को पालता रहा है। पर मैं समझता हूँ आज अंजो की सनक, उसके जुल्म, उसके तिलस्म को तोड़ना जरूरी है ताकि इस घर के लोग अपना अपना जीवन जिएं। नीरज चाहे तो सिटी मजिस्ट्रेट होता हुआ भी क्रिकेट खेले और मजिस्ट्रेटी छोड़कर क्रिकेट खेले। नीलम आईएएस या क्रिकेट का कप्तान बने या ना बने, पर कवि जरूर बने। और जीजाजी चाहे तो एक आध पैक पिए और एक आध शाम स्टैंडर्ड या गैलार्ड में गुजारे। लीजिए जीजाजी, उठाइए। लो भाई नीरज, तुम लोग भी लो। बियर की एक बोतल खोलकर 2 मगों में डालकर नीरज और नजीर को भी देता है। ओमी और अन्नो किंतव्य मुड़ देखती हैं। इंद्र गिलास उठाते हैं और अंजू के चित्र की ओर देखते हैं। जरा सी गलती पर अपनी सनक को तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले अंजू। मैं तुम्हें क्या कहूँ। इस कमरे पर बरसों से तुम्हारा जादू जारी है। पर श्रीपत ठीक कहता है, यह जादू टूटना चाहिए। इस घर को उस घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। धीरे धीरे मग उठाते हैं, लेकिन होठों के पास तक ले जाकर हाथ रोक लेते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं पी सकता। अंजू के जुल्म और उसकी सनक की बात मैं मानता हूँ, पर जब उस सनक के लिए उसने जान दे दी तो उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। जाने जिंदगी और कितने दिन बाकी हैं, क्यों इन चंद दिनों के लिए उसकी आत्मा को कष्ट दूं। मग को मेज पर रखकर अपने कमरे को चलते हैं, फिर रुकते हैं। लेकिन तुम पियो, मौज मनाओ, इस कमरे का जादू तोड़ो, हंसो, शोर मचाओ, जियो। फिर मुड़कर जाते हुए, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सब किंकर्तव्य मुड़ खड़े हैं जब इंद्र नारायण अपने कमरे में चले जाते हैं और पर्दा सहसा गिर जाता है। और यहीं पर हमारा अंजू दीदी का नाटक खत्म होता है। आपका धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित हो। अगले वीडियो में हम एक नए नाटक के साथ आपसे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।